हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता, लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बमों का सबसे पहले प्रयोग जो है कहाँ हुआ था। 111 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बमों का सबसे पहले प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के केंद्र पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के केंद्र पर पहला बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम लिटिल बॉय एक बंदूक जैसा परमाणु बम था। ठीक है, इसमें यूरेनियम 235 के एक टुकड़े को डालकर एक साधारण डिजाइन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिससे लगभग 15 किलोमीटर बल के साथ एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। दूसरा बम, जिसका नाम फैटमैन था, 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, नागासाकी बम का विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम 239 था। परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक बड़ा नाभिक जो है मुक्त न्यूट्रॉन से टकराता है तो नाभिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और बहुत अधिक जो है बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन के नाम से जाना जाता है। नागासाकी बम का विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम 239 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 की यदि बात करें तो कहता, कोई व्यक्ति जो है ध्वनि प्रदूषण के स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है। तो ए ऑप्शन, जब परिवेशीय शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो जाता है। कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से शिकायत कर सकता है जब परिवेशीय शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, भारत में लाउड स्पीकर के उपयोग के समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2000 में जो है निर्दिष्ट मानक समय के अनुसार जो है निम्नलिखित परिवेशीय शोर स्तर बनाए रखा जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल। व्यावसायिक क्षेत्र में दिन के समय 60 डेसिबल और रात का समय 55 डेसिबल। फिर है कि आवासीय क्षेत्र में देखें तो दिन के समय 55 डेसिबल, रात के समय 45 डेसिबल, और मौन क्षेत्र में देखें तो दिन के समय 50 डेसिबल, रात के समय 40 डेसिबल। ठीक है, फिर है कि साइलेंस जोन अर्थात 100 मीटर की दूरी पर किसी भी समय लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर है कि साइलेंस जोन अस्पतालों, नर्सिंग होम, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान और न्यायालयों जैसे परिवार के आसपास, ठीक है, जैसे स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, न्यायालय, पुस्तकालय, लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध काम के घंटों तक लागू रहना चाहिए। नेक्स्ट 113 है कि एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किस में जो है भिन्न होता है। 113 का सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु सोडियम का परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना है, 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे क्लोरीन का होता है 17, प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। ठीक है, उसके बाद देखिए परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें कुल प्रोटॉन एवं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन जो गैस का उसमें मान सबसे अधिक होगा। सी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का उसमें मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैलोरी मान ईंधन में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है और जो
स्थिर दबाव और सामान्य परिस्थितियों में जो निर्दिष्ट मात्रा के पूर्ण दहन से निर्धारित होती हैं। इसे जो उसमें शक्ति भी कहते हैं। कैलोरी मान की इकाई जो किलो जूल प्रति किलो ग्राम जो है अर्थात किलो जूल पर केजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें 115 है कि थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर किस प्रकार का बन जाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ई ऑप्शन। थर्मोप्लास्टिक रेजिन को गर्म करने पर वे मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, और इसे ठंडा करने पर वे विपरीत रूप में कठोर हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग रेजिन को गर्म करने पर केवल एक बार जो है ढाला जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरण है बेकेलाइट, शाइनेट, एस्टर। ठीक है, उसके बाद है एपॉक्सी, ड्यूटरोप्लास्ट। ठीक है, फाइबर ग्लास, मेलामाइन। ठीक है, पॉलिएस्टर रेजिन, पॉलीयूरेथेन। ठीक है, और देखिए थर्मोप्लास्टिक्स के उदाहरण में से पॉलीइथाइलिन, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन, फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीब्रिजमिडाजोल। ठीक है, एक्रेलिक, नाइलॉन और टेफ्लॉन शामिल है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है कि निश्चित संगठन का नियम किसने प्रस्तावित किया है। ए ऑप्शन जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित संगठन का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। जोसेफ प्राउस्ट द्वारा खोजे गए स्थिर संरचना के नियम को जो निश्चित अनुपात के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इस नियम को इस प्रकार बताया कि एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के अनुसार समान अनुपात में एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोसेफ प्राउस्ट ने प्रयोगात्मक रूप से एक यौगिक में मौजूद तत्वों की संरचना के बारे में काम किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी स्रोत से एक विशेष यौगिक में हमेशा द्रव्यमान या वजन के अनुसार समान अनुपात में समान तत्व होते हैं। नेक्स्ट फिर है कि किस प्रकार के गुणों के अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन तो रासायनिक गुणों के अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख रासायनिक गुण है जैसे ज्वलनशीलता, आंतरिक संरचनात्मकता, अम्लीयता एवं क्षारीयता। उसके बाद प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ठीक है परमाणुओं के बीच के बंधन टूट जाते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। हमारे शरीर में भोजन का चयापचय। ठीक है, उसके बाद माचिस जलाना, उसके बाद कार स्टार्ट करना, हवा में सांस लेना। नेक्स्ट कहता केल्विन और सेंटीग्रेड तापमान पैमानों के बीच इकाइयों में क्या अंतर है। 118 का सी ऑप्शन 273.15। केल्विन और सेंटीग्रेड पैमानों के बीच इकाइयों का अंतर 273.15 है। ठीक है, तो टी डिग्री सेल्सियस बराबर होता है टी केल्विन माइनस 273.15। ठीक है, और टी केल्विन बराबर होता है टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, परम शून्य ताप जो है न्यूनतम संभव तापमान है। ठीक, और उसके बाद देखिए कि वह तापमान जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट 119 कहता 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम का होता है, तो फिर 0.3 मोल अमोनिया का ग्राम क्या होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, तो 119 का देखिए, तो 119 को यदि देखें तो 0.3 मोल NH3 0.3 मोल NH3 का द्रव्यमान होगा 0.3 मोल NH3 गुने 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान था 0.3 गुने 17 यानी 5.1। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि मीथेन अणु में HCH का बंधन कौन क्या है। मीथेन के अणु में CH4 का बंधन
कोण 109.5 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मीथेन के उपयोग, यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो परिवेश के तापमान को प्रभावित करती है। यह तरल रूप में रॉकेट के लिए ईंधन के रूप में उपयोगी है। ठीक है। इसका आणविक भार कम है और प्रति इकाई द्रव्यमान में ऊष्मा का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। यह चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पानी के अणुओं में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंधन होते हैं। 121 में यदि देखें तो ए ऑप्शन अंतराण्विक। ठीक है। तो पानी के अणुओं में अंतराण्विक प्रकार का हाइड्रोजन बंधन होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल और HF अणु में किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। 122 का बी। तो अंतराण्विक और अंतराण्विक, अंतराण्विक और अंतराण्विक, यानी 122 का होगा कि एल्कोहल और HF अणु में अंतराण्विक और अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है होते हैं। हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार का जो है द्विध्रुव अंतःक्रिया है। ठीक है। तो जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ बंध जाता है तो इस प्रकार के बंधन को हाइड्रोजन बंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। पानी के अणु में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन मौजूद होता है। ठीक है। मेथनॉल में एक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन होता है। नेक्स्ट फिर है कि 298 केल्विन पर पानी के आणविक उत्पाद का मूल्य क्या है। 123 का ई ऑप्शन। तो 298 केल्विन पानी के आयनियमिक, देखिए आयनियमिक उत्पाद का मान 1 × 10⁻⁻14 है। ठीक है। आयनिक उत्पाद जो है शुद्ध पानी में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का एक उत्पाद है और जो एक विशेष तापमान पर स्थिर रहता है। ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो pH, pOH और KPW के बीच संबंध है। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है। ए ऑप्शन एसिड है। आर्हेनियस के अनुसार HCl एक जो है आर्हेनियस अम्ल है। आर्हेनियस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रो जो है ब्रोमिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और देखिए कि कुछ मजबूत आर्हेनियस क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड शामिल है। 125 नंबर देखिए, कहता है कि आपके अनुसार कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व का जोड़ा एक प्रकार का जो है अपचयन है। ऑक्सीकरण एक ऑक्सीकरण एजेंट के कारण होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण प्रतिक्रिया दोनों को एक साथ जोड़कर रिडॉक्स प्रतिक्रिया बनाई जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 126 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अकार्बनिक और कार्बनिक है। 126 का ए ऑप्शन। तो सीवेज कीचड़ प्रकृति में कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। सीवेज कीचड़ प्राथमिक और माध्यमिक उपचार जो है चरणों के दौरान उत्पन्न होता है और आमतौर पर जो है चिपचिपा होता है। ठीक है। इसमें रोगजनक होते हैं, इसलिए यह जो है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होता है। ठीक है। तरल जो है क्रिस्टलीय और अर्ध क्रिस्टलीय वैकल्पिक रूप से सक्रिय बहुलक होते हैं जो उष्मा से सक्रिय हो सकते हैं। प्राकृतिक गैस आमतौर पर एक हाइड्रोकार्बन है जो गैर नवीकरणीय है। ठीक। 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन डीएनए में मौजूद नहीं है। सी ऑप्शन। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, डीएनए अणु में डाइसल्फाइड बंधन मौजूद नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि फास्फेट बंधन डीएनए के जो है 2 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के बीच मौजूद होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स पर मौजूद नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128,
कहता है कि जो जो जीन एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं उन्हें निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है। 128 का ए, लिंकेज समूह। तो जो जीन एक साथ जो है विरासत में मिलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं उन्हें लिंकेज समूह के रूप में जाना जाता है। कुछ जीन एक गुणसूत्र एक साथ पैक होते हैं और एक समूह के साथ के रूप में माता पिता के से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। फिर है कि डीएनए विकृतीकरण किसके माध्यम से हो सकता है। डी ऑप्शन। तो डीएनए विकृतीकरण निम्न के माध्यम से हो सकता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड्स का अनवाइडिंग, ठीक है, यूवी किरण का अवशोषण और बेस स्टैकिंग के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है कि कौन सा प्रोटीन मकड़ी का रेशम होता है। तो सी ऑप्शन, कोलेजन। तो देखिए कोलेजन प्रोटीन मकड़ी का रेशम होता है। ठीक है, स्पाइडर सिल्क एक कोलेजन अणु है जो ट्रिपल हेलिक्स प्रारूप में एक साथ लिप्ट 3 अल्फा हेलिक्स से बना होता है। ठीक है, कोलेजन हमारी हड्डियों और टेंडन में पाया जाता है। केरोटीन एक प्रोटीन है जो बालों, नाखूनों और हमारे त्वचा की बाहरी परत यानी एपिडर्मिस को बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइब्रिन एक जो है घुलनशील प्रोटीन है जो रक्तस्राव की प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। नेक्स्ट फिर है कि एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी की कुल संख्या कितनी है। तो ए ऑप्शन 36 एटीपी। ठीक है, तो एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी की कुल संख्या 36 है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण के लिए जो है ग्लाइकोलाइसिस द्वारा 2 जो है एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट की जो शिथिलता से कौन सा रोग होता है। तो सी ऑप्शन, पत्ती विभिन्नता। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की इस शिथिलता से पत्ती विभिन्नता यानी पत्ती परिवर्तन रोग उत्पन्न होता है। ब्लाइट स्पॉट, लीफ स्पॉट और पाउडरी फफूंदी कवक के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो देखिए कि गेहूं का जंग रोग उत्पन्न करने वाला जीव जो पुकीनिया ट्रिटिसिना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133। किसी कोशिका में डीएनए के एकत्रित समूह को क्या कहा जाता है। तो ई ऑप्शन। तो किसी कोशिका में डीएनए के एकत्रित समूहों को न्यूक्लियोजी, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो न्यूक्लियोली कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोली कहा जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि न्यूक्लियोली प्राथमिक आरएनए प्रतिलेखों से जो है घने हो जाते हैं। डीएनए का मतलब पुनः संयोजक डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए टुकड़े विभिन्न जैविक जो है स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 134। कथा निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी जो है हड्डी वाला भाग है। 134 का बी ऑप्शन। तो कॉक्सिकस। ठीक है, कॉक्सिकस जो है मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है। ठीक है, अवशेषी संरचनाएं शरीर के ऐसे अंग है जिसका कोई जो है उद्देश्य या कार्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कॉक्सिकस को आमतौर पर जो है टेबलोन कहा जाता है और यह मनुष्यों में कशेरुक स्तंभ का अंतिम खंड है। 135 देखिए 135 है कि पार्श्विका फुसफुस का आवरण जो है कौन सा भाग जो है मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को जो है कवर करता है। 35 का सी ऑप्शन यानी डायफ्रामिक फुसफुस। ठीक है, तो पार्थिका फुसफुस का आवरण का डायफ्रामिक फुसफुस मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि है पेरिटोनियल गुहा में ओर्मेटम और लिगामेंट्स और जो है मेसेंट्री होते हैं। नेक्स्ट
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुक्राणु को गति करने में मदद करता है? तो ए ऑप्शन यानी फ्लैगेलम। ठीक है, तो मानव शुक्राणु को गति करने में फ्लैगेलम मदद करता है। शुक्राणु का पूरा शरीर एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु का निर्माण करती है जो प्रत्येक अंडकोश के भीतर उभरी नलिकाओं में निर्मित होता है। शुक्राणु के सिर में डीएनए होता है जो अंडे के डीएनए के साथ मिलकर एक नए व्यक्ति का निर्माण करता है। ठीक है, शुक्राणु का सिर एक क्रोमोसोम नामक भाग होता है जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने में जो सक्षम बनाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। निम्नलिखित में से कौन नेफ्रॉन द्वारा पानी के पुनर्अवशोषण की सुविधा प्रदान करती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, नेफ्रॉन का लूप। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन द्वारा पानी के पुनः अवशोषण की सुविधा नेफ्रॉन का लूप मदद करता है। नेफ्रॉन रक्त को मूत्र में परिवर्तित करने के लिए 4 तंत्रों का उपयोग करता है। ठीक है, निस्यंदन, पुनः अवशोषण, अवस्राव और उत्सर्जन। नेफ्रॉन गुर्दे की प्रमुख जो है फिल्टरिंग इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 है कि उस स्थिति का नाम बताएं जब मूत्र में कीटोन की सांद्रता बढ़ जाती है। ई ऑप्शन। तो देखिए मधुमेह मिलेटस में मूत्र में कीटोन की सांद्रता बढ़ जाती है जब कार्बोहाइड्रेट का भंडार काफ़ी कम होता है या फैटी एसिड की सांद्रता बढ़ जाती है तो यहाँ पे केटोजेनिक मार्ग का जो विनिमय होता है। ठीक, नेक्स्ट फिर है कि हिस का बंडल जो है किससे निम्न में बना होता है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए हिस का बंडल जो है ये वेंट्रिकल्स की आपूर्ति की जाने वाली मांसपेशी ऊतक से बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस का बंडल कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के माध्यम से विद्युत संकेतों को ले जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो हिस बंडल निम्न में सहायता करता है। एवी नोड से जो है बंडल शाखाओं तक विद्युत संकेत ले जाते हैं। संकुचन को जो है स्क्रीनाइज करने में मदद करता है। 140 नंबर देखिए 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 140 का बी ऑप्शन। तो देखिए लव वेट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में एवी वॉल्व का तेजी से होना। ठीक है, एवी वॉल्व का तेजी से होना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि लव हृदय की पहली ध्वनि है और यह एक स्टार्टअप सिस्टोल पर माइट्रल वॉल्व और ट्रैक स्पीड वॉल्व के बंद होने के कारण होती है। नेक्स्ट 141 है कि एक बिंदु ए को जो है मूल बिंदु से 7 मीटर की दूरी पर रखा गया है और एक अन्य बिंदु बी को मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ए के संदर्भ में बी की सापेक्ष स्थिति क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ओ मानते हैं ए मानते हैं 7 मीटर की दूरी पर है। ठीक, उसके बाद बी जो है यहाँ से यानी ओ से लेकर बी तक 10 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से हमको निकालना है ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? तो ओ बी माइनस ओ ए यानी 10 माइनस 7 यानी 3 मीटर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए से 3 मीटर। ठीक है, तो अब जो है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 20 मीटर पर सेकेंड के स्थिर स्पर्श वेग से घुमाया जाता है। एक पत्थर भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 मीटर पर सेकेंड के नियत स्पर्शीय वेग से घुमाया जाता है। तो दोनों वृत्तीय गतियों के बारे में सत्य है। वृत्तीय गति तो यहाँ पे देखिए तो प्रथम वृत्तीय गति यानी ओमेगा 1 बराबर क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड बट्टा में 5 सेकेंड यानी कितना होगा 4 रेडियन पर सेकेंड। फिर द्वितीय वृत्तीय गति ओमेगा 2 ये होगा 16 मीटर पर सेकेंड बट्टा में 4 सेकेंड, ये हो जाएगा आपको 4 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ भी 4 रेडियन यहाँ भी
4 रेडियन, यानी इसका ए ऑप्शन, दोनों का कोणीय वेग समान है। नेक्स्ट, फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? तो 143 का ए, उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण तुरंत शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इन्हीं कारणों से संतुलित बल की जो अवस्था में रहता है तथा वहाँ तुरंत शून्य हो जाता है, जिसे भारहीनता का अनुभव होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मुक्त पतन का जो है परवलयिक प्रक्षेप पथ, इसमें उच्च वेग पर जो है यह अनिवार्य रूप से ग्रह की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट, ध्रुवीय कक्षा का झुकाव पृथ्वी के विषुवतीय तल से कितना होता है? सी ऑप्शन, 90 डिग्री। तो ध्रुवीय कक्षा का झुकाव पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल से 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब विषुवतीय रेखीय कक्षा में भूस्थितिक उपग्रह चक्कर लगाता है, ध्रुवीय कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह चक्कर लगाता है। 145 है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए 145 का बी ऑप्शन, यह तापमान के साथ आयतन में रैखिक भिन्नता दर्शाता है। तो थर्मामीटर पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है कि तापमान के साथ आयतन में रैखिक भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक्स जो है रेगिस्तान में या तारकोल वाली सड़क जैसी गर्म विस्तारित सतहों पर देखा जाने वाला एक ऑप्टिकल भ्रम है, जिसके कारण यह यात्री को अपने आगे कुछ दूर पर पानी का एक निश्चित जो है झिलमिलाता तालाब दिखाई देता है और जिसमें आसपास की वस्तुएं कई पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो की वस्तुएं जैसे पेड़ जो है उल्टे दिखाई देते हैं, ये एक्स क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, तो देखिए 146 का होगा बी ऑप्शन, यानी मिराज के कारण। ठीक है, तो वह घटना जिसके कारण मृग तृष्णा का निर्माण होता है उसे पुनरांतरिक परावर्तन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो जिस प्रकाशिक रूप से जो है सघन माध्यम से प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जो है अधिक कोण पर पाया जाता है, तो टी आई आर होता है। ठीक है, इसमें रेगिस्तानों में पानी की जो मौजूदगी का भ्रम पैदा होता है, जिसे मृत तृष्णा कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147, तांबे का एक टुकड़ा और जर्मेनियम का एक टुकड़ा कमरे के तापमान 77 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, उनमें से प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सी ऑप्शन, यानी तांबे के टुकड़े की घटती है और जर्मेनियम की बढ़ती है। तो तापमान कमरे के तापमान 77 केल्विन की कमी के साथ तांबे का प्रतिरोध जो एक धातु कंडक्टर है कम हो जाएगा, जबकि जर्मेनियम जो कि एक अर्धचालक है का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध है, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इंसुलेटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 148 का ए ऑप्शन, वैलेंस बैंड आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सत्य कथन की इंसुलेटर में चालन बैंड वाली होता है और जो वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 है कि किसी स्थान पर नति कोण 45 डिग्री के बराबर कब होता है? तो ए ऑप्शन, जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है अपने क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जा सकता? तो 150 का डी ऑप्शन, तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा जो क्षय के दौरान जो है प्रोटॉन एवं नाइट्रोजन
जो उत्सर्जित नहीं नहीं होते हैं, ठीक है, वे परमाणु नाभिक में पाए जाने वाले सकारात्मक रूप से जो है चार्ज किए गए उप परमाणु का कण है, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा एवं रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा एवं का क्षय होता है। रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।